हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जिससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। आज उसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद 1911 में ही एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था जिसे न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। ये जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट था। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स को हम सिंपली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पोस्टुलेट नंबर 1। तो पोस्टुलेट नंबर 1 कहता है देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे रदरफोर्ड कहता है कि किसी भी एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मास होगा जिसको रदरफोर्ड ने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। तो यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा एटम ड्रॉ करूं तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इस एटम के सेंटर पे एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या होगा, सेंटर होगा, जिसको उसने क्या नेम दिया, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया है इसको रदरफोर्ड ने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। तो ये है न्यूक्लियस और ये हो गया होल एटम। सेकेंड पोस्टुलेट कहता है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। अब रदरफोर्ड ने जब अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने पहला कंक्लूजन निकाला था कि जो एटम होता है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट क्या होता है, हॉलो स्पेस होता है, यानी कि वैकेंट होता है। कैसे उसने पता लगाया वैकेंट होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्टिकल एटम से क्या हो जा रहे थे, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जा रहे थे, बिना डिफ्लेक्ट हुए ही वो पास हो जा रहे थे एटम से। तो इसका फर्स्ट कंक्लूजन था कि इसलिए इसका एटम का जो मोस्ट ऑफ पार्ट होता है वो क्या होता है, एक हॉलो स्पेस यानी कि वैकेंट होता है। तो वो जो वैकेंट स्पेस होता है वहां पे कौन प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन का जो मेन ड्रॉबैक था वो यही था कि वो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता पाया था। तो रदरफोर्ड ने बताया कि एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो क्या होता है, मोस्ट ऑफ हॉलो स्पेस होता है, जो वैकेंट स्पेस होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये अगर एटम है तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस हो जाएगा और ये जो मोस्ट ऑफ पार्ट एटम का है ये क्या होगा, हॉलो स्पेस यानी कि वैकेंट स्पेस होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो रिवॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहेंगे, वो एम्बेडेड नहीं होंगे। थॉमसन ने क्या कहा अपने वाटरमेलन मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज में, वो पॉजिटिव चार्ज में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसमें धसे होते हैं, जैसे कि तरबूज में बीज धसे होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे अपनी हाइपोथेसिस दी। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इस न्यूक्लियस के अराउंड जितना भी हमारा क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, इस पॉजिटिव पार्ट में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कांस्टेंट ना रह करके क्या होंगे, रिवॉल्व करेंगे, यानी कि घूमते रहेंगे। और कैसे पाथ में घूमेंगे, एक सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो उनका कुछ पाथ होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पाथ रदरफोर्ड ने बताया वो था सर्कुलर पाथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। अब देखते हैं इसका पोस्टुलेट नंबर 3। The size of the nucleus is very small as compared to that of atom. अब थर्ड पोस्टुलेट में रदरफोर्ड ने कंपेयर की एटम और न्यूक्लियस की। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के इनसाइड प्रेजेंट होता है और एक स्मॉल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो अगर न्यूक्लियस उसके इनसाइड रहता है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो एटम के साइज से क्या होगा, स्मॉल होगा। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एटम। अब इसके साइज को कंपेयर करें तो साइज को कंपेयर करने पे ये पता चलता है कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10⁻⁻5 टाइम्स क्या होता है, एटम से स्मॉलर होता है। तो अगर हम एटम का साइज देखें तो वो होता है 10⁻10 और न्यूक्लियस का होता है 10⁻15। तो अगर हम इनके साइज का कंपेयर करें तो इनमें डिफरेंस आता है 10⁻5 का। तो ये इतने टाइम्स स्मॉलर होता है न्यूक्लियस किसके कंपेयर में, एटम की। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट्स साइज इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15। अब 10⁻⁻15 किसके इक्वल होता है, 1 फर्मी के।
इट मीन्स जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स थे पॉजिटिवली चार्ज वो इसके न्यूक्लियस से क्या हुए थे, रिपेल हुए थे, जिससे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए। तो रिपल्सन की वजह से डिफ्लेक्शन को जब उन्होंने शो किया तो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि जो न्यूक्लियस में चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा ये प्रोटॉन्स की वजह से होगा, क्योंकि हमें एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स पता थे उस टाइम पे, हमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता थे। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी तब नहीं हुई थी, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जो हुई थी वो 1932 में चैडविक ने की थी, और ये जो मॉडल है रदरफोर्ड ने ये 1911 में प्रपोज किया गया था, तो तब तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो अगर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो रदरफोर्ड ने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की वजह से होगा, यानी कि जितने भी प्रोटॉन किसी एटम में प्रेजेंट होंगे तो वो एक स्मॉल सेंटर पे एक स्मॉल स्पेस में कंसंट्रेटेड होंगे। वो 10⁻⁻15 मीटर यानी कि एक फर्मी के क्या होगा, अप्रॉक्स होगा, जबकि एटम का कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो अब हम इसका फिफ्थ और लास्ट पोस्टुलेट देख लेते हैं। तो फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस विच इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग किसी एटम के सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मास होगा वो न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अराउंड जो हॉलो स्पेस होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे। तो ये किस फोर्स से रिवॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने इस एटॉमिक मॉडल की कंपेयर की थी प्लैनेटरी मॉडल से। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो ऐसे ही रदरफोर्ड ने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं हॉलो स्पेस में, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एक अट्रैक्शन फील करेंगे न्यूक्लियस का, तो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का एक अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और उसी वजह से ये रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड। बट ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पे रदरफोर्ड ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा लेकिन ये फिर भी न्यूक्लियस में नहीं गिरेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं उनके रोटेशन से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे दो अपोजिट फोर्स काम करते हैं, जैसे कि ये एटम है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो एक और इस हॉलो स्पेस में कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इन निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पे एक तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा कौन, न्यूक्लियस, तो अट्रैक्शन की वजह से ये इसके सराउंड में रिवॉल्व करेंगे, और सेकेंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं तो इनके रोटेशन से भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस अट्रैक्शन फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो अट्रैक्शन अंदर की ओर होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये होगा आउटर साइड की ओर को। तो दोनों अपोजिट फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टेबल होके इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टेबल होकर के ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे एक सर्कुलर पाथ में। तो इस मॉडल को रदरफोर्ड ने प्लैनेटरी मॉडल से क्या किया था, कंपेयर किया था, कि जैसे सन के अराउंड ये घूमते हैं प्लैनेट्स, ऐसे ही यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे को, तो ये जो फोर्स होगा ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो है अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा अंदर की ओर को, और जो इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा बाहर की ओर को, तो ये दोनों फोर्स क्या कर लेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की ओर नहीं जाएगा और एक कांस्टेंट स्पीड से ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा, मोशन करेगा। तो ये थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स जो हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स को, कि ये मॉडल फेल क्यों हुआ।
तो अब हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की ऐसी क्या लिमिटेशंस थी, ऐसे क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट इसका ड्रॉबैक था वो जे थॉमसन की तरह एटम की स्टेबिलिटी थी। अब एटॉमिक मॉडल अगर हम देने जा रहे हैं और एटम की ही स्टेबिलिटी को हम नहीं बता पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये माना जाता है कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए थे। तो ये है इसका फर्स्ट लिमिटेशन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में ये क्या हो गए, फेल हो गए। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, तो इसको हम समझते हैं इस मॉडल से। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये जो सेंट्रल पार्ट है ये न्यूक्लियस है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इसके सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में कौन रिवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लैनेटरी मॉडल से इसको कंपेयर किया था। लेकिन बाद में जब मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई तो ये थ्योरी क्या कहती है, अ स्मॉल चार्ज पार्टिकल मूविंग अराउंड एन अपोजिटली चार्ज्ड सेंटर कंटिन्यूअसली लूज इट्स एनर्जी। तो ये इसका की पॉइंट है। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर कोई अपोजिटली चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज्ड है और अगर ये पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा, मूव करेगा, तो मोशन करने में क्या होगा कि जैसे जैसे ये मोशन करता रहेगा तो ये क्या होगा, अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा और अपनी एनर्जी को लूज करता रहेगा। तो इसकी एनर्जी जो होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और कम होते होते ये हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर लोअर एनर्जी लेवल में आने लगेगा और लोअर एनर्जी में आते आते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, जिससे इस एटम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड, क्योंकि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड का ये जो स्टेबिलिटी कंसेप्ट था ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो सेकंड इसका जो लिमिटेशन है वो है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन जो होता है उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब वो क्या करता है, अपना स्पेक्ट्रम शो करता है, तो हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमें बहुत सारे डिस्क्रीट लाइंस मिलती हैं। तो उस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में भी रदरफोर्ड क्या हो गया, फेल हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड एंड लास्ट लिमिटेशन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हैं। बट एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के सराउंड में। इन इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन को बताने में रदरफोर्ड क्या हो गया, फेल हो गया। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की फिक्स और एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता पाया, जिस वजह से ये एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ये एटॉमिक मॉडल जो है वो अनेबल था एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में। ये थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।